हेलो एवरीवन, दिस साइड पिक्कू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग वेक्टर 3D मतलब 3D ज्योमेट्री त्रिविम ज्यामिति के कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर, वो आपने डाउनलोड करना है और कर लेना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वही 2 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट 55 मिनट जो भी हो। तो बढ़िया से एकदम बैठ जाइए, पानी वानी भी बगल में ले लीजिए और बढ़िया से अटेंड करते हैं क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोई सरल रेखा एक्स वाई जेड अक्षों से जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह जेड अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी? ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक रेखा है ना, एक सरल रेखा है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोण बनाती है। जेड एक्सिस के धनात्मक दिशा से कोण बनाती है। वो एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाती है? तो 45 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ कितना कोण बनाती है? तो 60 डिग्री। और बोल रहा है कि तो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, ये पूछा है। तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि जब कोई सरल रेखा एक्स वाई और जेड एक्सिस से क्रमशः जेड एक्सिस के धनात्मक दिशा से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तब क्या होता है जी? तब होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, ये कंडीशन होता है, आपने याद रखना है। और उसी तरह मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या आता है? 2 आता है ना, याद है? तो ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में बोला है कि कोई सरल रेखा है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोण बनाता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो बताइए कि जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? तो उसके लिए आपको इसका मतलब कि गामा निकालना है और अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि अल्फा क्या दिया हुआ है जी? अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री एंड बीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। बीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो आपको गामा निकालना है, गामा बराबर व्हाट? ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई करिए। तो cos स्क्वायर अल्फा मतलब 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर बीटा दैट मीन्स 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, तो यहां से cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 ना, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर एंड देन cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या रहा है? यहां से ये 1/2 बनेगा और प्लस यहां से ये 1/4 बनेगा और प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या आ रहा है बताना? ये 1/2 1/4 कितना आएगा? ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4, तो 2 1 3/4। ये कितना बन जाएगा? 3/4 बन जाएगा। तो cos स्क्वायर गामा कितना बन जाएगा जी? 1 - 3/4 दैट मीन्स 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, तो 1/4 ना। cos स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आया? 1/4। समझ में आया? cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1/4 आया। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? cos गामा कितना मिलेगा? cos गामा की अगर बात करें तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटाता है तो उधर प्लस माइनस लगता है ना, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला कि cos गामा जो है, cos गामा वो कितना के बराबर है?
प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। ठीक है, तो बताइए एक में से प्लस वाला वैल्यू लिया जाए या माइनस वाला। तो चूंकि ये क्या बोला है कि एक अक्ष के धनात्मक दिशा से, एक अक्ष के धनात्मक दिशा से कोण गामा है। गामा क्या है? गामा है एक अक्ष के धनात्मक दिशा से कोण। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव कॉस और गामा जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम यहां लिख देंगे कि सिंस गामा जो है एक अक्ष के धनात्मक दिशा से लिया गया कोण है, इसीलिए कॉस गामा बराबर खाली 1/2 होगा। समझ में आया ना? कितना होगा? 1/2। कहां लिखूं? यहाँ। ये माइनस वाला नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से बताना क्या होगा, यहां से गामा कितना हो जाएगा? तो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2। तो ये गामा कितना निकल के आया? 60 डिग्री। आपको चमक रहा है क्या? 60 डिग्री। अब डिग्री में आंसर इसलिए मैंने दिए, वैसे यहाँ π/3 भी लिख सकता था मैं, तो डिग्री में इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिग्री में दिया हुआ था वैल्यू, अल्फा और बीटा का वैल्यू डिग्री में दिया हुआ था, इसलिए मैंने गामा का भी वैल्यू डिग्री में ही देना सही समझा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ना आपको बढ़िया से आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये यही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। क्या ही करना है यार, क्या ही करना है इसके अंदर। आपको पता है कि ये सब कंडीशन होता है, बस अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है, गामा का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा भारी भरकम बात हो गया। ठीक है, तो निकल जाएगा ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है तल का समीकरण। हाँ जी, तो सेकेंड क्वेश्चन में तल का समीकरण निकालना है और बोला है कि एक्स वाई और जेड अक्षों पर अंतःखंड दिया हुआ है। अंतःखंड जो है वो 3, 4 -5। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको तल का इक्वेशन पता होना चाहिए। तल का समीकरण, प्लेन का इक्वेशन जो है ना, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे ये मान लीजिए कि जेड एक्सिस है, ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई प्लेन जो है ना, ये मान लीजिए कि त्रिभुजाकार प्लेन, यहाँ वैसे त्रिभुजाकार है लेकिन ये इनफाइनाइट प्लेन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पर ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस को जहां काट रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट इतना बड़ा है, तो एक्स इंटरसेप्ट अगर ए यूनिट है, वाई इंटरसेप्ट अगर बी यूनिट है और जेड इंटरसेप्ट अगर सी यूनिट है, तो इस तल का समीकरण, ये जो तल है ना, ये तल का समीकरण क्या होता है? इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये होता है प्लेन का समीकरण इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहां आपको दिया हुआ है ए बराबर कितना, इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस से काटे गए इंटरसेप्ट जो है ना वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 3, 4 और -5। मतलब ए बराबर 3 दिया है, बी बराबर बी बराबर 4 दिया है एंड सी बराबर -5 दिया है। 3, 4 और -5 दिया हुआ है, ठीक ना। एक्स वाई जेड अक्षों से क्रमशः इतना इतना इतना, मतलब एक्स से ये, वाई से ये, जेड से ये। ठीक है, ये इंटरसेप्ट मिल गया, इसीलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा वो क्या होगा? एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन बी मतलब वाई अपॉन 4 और प्लस जेड अपॉन सी तो जेड अपॉन -5 इक्वल टू 0, सॉरी 1 ना, यहाँ इक्वल टू में 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक, अब यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। लेकिन इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई क्या करो कि इन सब का एलसीएम ले लो। ये थोड़ा सा यहाँ ये माइनस देगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मैं माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करो आप, ये तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो एलसीएम 60 आ रहा है क्या? 60 आएगा ना, तो आप 60 जो एलसीएम आएगा ना उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार हो जाएगा? 20 बार में
क्या हो जाएगा 20 गुना 60 से मल्टीप्लाई करो ना, x/3 प्लस y/4 माइनस z/5, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 1 × 60, दोनों तरफ मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ और यहाँ तीनों जगह बारी बारी से करिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 बार में जाएगा तो 20x प्लस ये 15 बार में जाएगा ना, 15y माइनस ये कितना बार में जाएगा, ठीक है 12 बार में जाएगा तो 12z और इक्वल टू ये 60 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम ऑब्जेक्टिव वाला भी अगर लेक्चर आपने अटेंड कर लिया ना बढ़िया से पीवाईक्यू सीरीज का, तो आपको लगभग 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन बन ही जाएगा सब। ठीक है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको बनाते आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 P का मान निकालना है। P का मान ज्ञात करें जिससे रेखाएं, P का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जिसके लिए आपको दिया हुआ है कि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं। अच्छा, रेखा का समीकरण, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो आप पहले ध्यान से सुनो। रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था 2 फॉर्म में। इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। हिंदी में कहे तो सदिश रूप और कार्तीय रूप। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में किसी रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं? तो ऐसे r वेक्टर बराबर a वेक्टर और प्लस लेमडा b वेक्टर। ये क्या बोला है, a b ये सब क्या है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेखा का समीकरण लिखना है ना, तो आप क्या करो, उस रेखा पर कोई एक पॉइंट ढूंढो और उस रेखा के ही पैरेलल कोई वेक्टर ढूंढ लो, और जो पैरेलल वेक्टर होगा ना वही बी वेक्टर होता है, जिसको डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। ठीक है, कोई भी वेक्टर जो इस रेखा के समानांतर हो, ठीक है, चाहे वो वेक्टर इसी लाइन पर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, कहीं भी हो, एक वेक्टर जो इस रेखा के समानांतर हो वो उसको बी वेक्टर बोलते हैं। और एक पॉइंट जो रेखा पर ही लाई कर रहा हो वहीं भी एक पॉइंट, उसको ए वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो अगर ये मान लीजिए कि इसका x1, y1, z1, x1, y1, z1 ये पॉइंट है, इस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश बस i j के लगा दीजिए, दैट्स इट, i कैप j कैप k कैप लगा दीजिएगा तो वो स्थिति सदिश बन जाएगा। वो स्थिति सदिश मैंने पढ़ाया था ना, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि किसी रेखा का समीकरण अगर आपको लिखना है तो आपको 2 चीज की जरूरत होता है। पहला चीज एक पॉइंट, तो पॉइंट अगर है तो उसको मैं i j के लगा दीजिए, पॉइंट अल्फा बीटा गामा के रूप में होगा, चाहे x1, y1, z1 में, तो बस उसको मैं i j के लगा दीजिएगा ना तो ए वेक्टर मिल जाएगा। ऐसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो ये हो गया। और डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन इधर हो चाहे इधर हो, डजंट मैटर, क्योंकि लाइन में तो दोनों तरफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो बी वेक्टर होता है। मान लीजिए कि ये ABC दिया हुआ है, ABC, तो इसका मतलब कि ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, तो ये 2 चीज अगर आपको पता रहेगा तो आप रेखा का समीकरण लिख पाओगे। ये लेमडा क्या है? तो लेमडा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है। और r क्या है? तो r है एक वेरिएबल पॉइंट जो इसी लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, r क्या है जी? r है इसी लाइन पर उपस्थित एक वेरिएबल पॉइंट, जिसके लिए आप लिख सकते हो r वेक्टर बराबर
एक्स आई कैप जैसे वेरिएबल को एक्स वाई जेड लेते हैं ना वेरिएबल पॉइंट को, उसी तरह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, कहीं भी ये पॉइंट रह सकता है इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, ये होता है। तो आपको इस रूप में आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ये लाइन का समीकरण हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में बस ऐसे, ये मान लीजिए कि रेखा को समीकरण लिखना है तो ऐसे एक्स माइनस पॉइंट, जो पॉइंट है जैसे इसी को मैं इसी फिगर को मैं कार्टेशियन फॉर्म में बनाता हूं, तो कार्टेशियन फॉर्म में बनाने के लिए बस ये सब वेक्टर को बस पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो एक आपको पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट ये है ना, ए वेक्टर को ऐसे यहां मैं पॉइंट के रूप में लिख लिया, दैट इज x1, y1, z1, ठीक है। और ये बी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर वो हो जाएगा a, b, c, ठीक। और r क्या है, r वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x, y, z, बस इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिए। तो अब समीकरण क्या होता है, तो समीकरण होता है x माइनस, ये वेरिएबल पॉइंट है तो ये x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और बटा में क्या लिखना होता है abc, दैट्स इट। x माइनस x1 करेंगे x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है, और फिर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, दैट्स इट। तो ये होता है इसी रेखा का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो क्या कार्टेशियन फॉर्म बनाते आ जाएगा, और क्या कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो वेक्टर फॉर्म बना दोगे ना। किसी रेखा अगर इस रूप का दिया हुआ है, इसमें पूछेंगे कि डायरेक्शन वेक्टर क्या है, तो डायरेक्शन वेक्टर होगा a आई कैप b जे कैप c के कैप। मैं बोलूंगा कि ये रेखा किस पॉइंट से पास कर रही है, ये रेखा किस पॉइंट से पास कर रही है, तो वो पॉइंट होगा x1, y1, z1, ठीक है, करते आ जाएगा ना। तो काफी सिंपल है ये, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए खैर ये वाला कॉन्सेप्ट तो अभी यहाँ हाँ थोड़ा सा यूज होगा, देखिए। और इसी तरह प्लेन के भी बारे में मैंने बताए थे, प्लेन अभी बता ही दे क्या, चलिए वो भी बता ही देता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन पर आएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैंने तल का समीकरण, ये भी मैंने 2 फॉर्म में बताए थे, इसके बहुत अलग अलग से टाइप होते हैं, ठीक ना। लाइन में भी मैंने बताए थे कि लाइन में एक पॉइंट और डायरेक्शन, एगो पॉइंट एगो डायरेक्शन दिया है वो वाला, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म, इस तरह से दो को खाली लाइन पर खाली 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे उसका समीकरण लिखेंगे, ठीक ना। और प्लेन में भी अलग अलग, जैसे एगो नॉर्मल फॉर्म अभी मैंने बताया पीछे, नॉर्मल फॉर्म में तल का समीकरण होता है, और भी जैसे इसमें 3 पॉइंट फॉर्म आते हैं, एक पॉइंट नॉर्मल फॉर्म होता है, इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप पढ़े थे। लेकिन हर एक टाइप का एक वेक्टर फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है इसमें भी वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्या मतलब ज्यादातर आपको क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में किसी तल का समीकरण, जहां पर ये जो है ना, देखो ये मैं फिगर से बताने की कोशिश करता हूं। ये है एक प्लेन, ये क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पर ये जो है ना वो नॉर्मल है, इसी तल के लंबवत एक वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर का जो ये ए बी सी है ना, यही नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ए बी सी, ठीक है, या फिर आई जे के लगा दिए तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये नॉर्मल वेक्टर होता है। और डी क्या होता है, डी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए
इसमें क्या होता है, इसमें होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, दैट्स इट। ठीक है, इसको आप बराबर में भी लिख सकते हो, इसको चलिए ना बराबर में ही लिख देता हूं मैं। इसको जरूरत पड़े तो जब जरूरत पड़ेगा तो उसको राइट साइड ला, लेफ्ट साइड ला लेंगे। तो डी है तो इधर जैसे इधर 2 रहेगा तो इधर आकर -2 हो जाएगा, उधर -3 रहेगा तो इधर +3 हो जाएगा, RHS में 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, वो हम कर सकते हैं, वो तो कांस्टेंट है। और ये होता है क्या चीज, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। इसमें क्या है, फिर से r की जगह पर xyz ले लीजिए, वेरिएबल पॉइंट r क्या है xyz, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट जहां ये इसमें xyz जो है वो इसी पर एक वेरिएबल पॉइंट है x, y, z, ठीक है। यहाँ भी वही बात, r वेक्टर क्या होगा, तो r वेक्टर बस i j के लगा दीजिए, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। और डॉट करोगे n वेक्टर क्या है ये, तो ये क्या है, एबीसी है ना, n वेक्टर है ना, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है, बराबर में d। आप देखोगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a इंटू एक्स, b इंटू वाई, c इंटू जेड, ऐसे ना, यानी ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। तो क्या वही नहीं आ गया ना, ठीक है। तो हम वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखने, मैंने बताया था कि किसी भी तल का समीकरण लिखना है तो मात्र दो चीज, जैसे दो चीज जरूरत होता है रेखा का समीकरण लिखने के लिए। किसी भी रेखा का समीकरण लिखना होता है तो मात्र दो चीज की जरूरत होता है, एक पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन पार कर रहा है वो पॉइंट जरूर होता है, और डायरेक्शन जरूर होता है, तो हम किसी भी रेखा का समीकरण लिख पाते हैं। और उसी तरह किसी तल का समीकरण लिखने के लिए नॉर्मल पता होना चाहिए, और एक यहाँ पर पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो खैर आपको नॉर्मल दिया हुआ है, तो और ये कांस्टेंट कैसे आएगा, कांस्टेंट दिया है तब ना। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ देखिए क्या होता है, कांस्टेंट के लिए मैं बताता हूँ आपको, a डॉट n ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको d लिख के बता दिए, लेकिन आपको किसी भी तल का समीकरण लिखना होगा ना, तो आपको एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगा और नॉर्मल की जरूरत पड़ेगा। पॉइंट और नॉर्मल दो चीज, क्योंकि r तो वेरिएबल है, r तो xyz हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन n वेक्टर और a वेक्टर की जरूरत पड़ता है। d मैंने लिखे थे, क्यों d तो अब यहाँ मैंने लिख दिए थे कि हर बार, लेकिन d जो है वो देगा नहीं आपको, यहाँ तो मैंने वैसे लिख दिए, लेकिन हर बार d नहीं देगा। तो यही पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है इसी प्लेन पर, पॉइंट फ्रॉम वेयर प्लेन इज पासिंग थ्रू, जहां से प्लेन जो है वो पास कर रहा होगा, तो यही a वेक्टर है। तो a वेक्टर मान लीजिए कि x1, y1, z1 है, ये क्या है, इसको भी लिख दूं क्या, इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि x1 i कैप प्लस, जैसे लाइन पर a वेक्टर क्या लिए थे, x1, y1, z1 लिए थे ना, उसी तरह ये y1 j कैप और प्लस z1 k कैप, ऐसा है। और डॉट करना होगा n वेक्टर के साथ, मतलब abc के साथ, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। आप देखोगे तो x1 इंटू a, y1 इंटू b, z1 इंटू c, तो ओवरऑल ये को कांस्टेंट बन गया ना। तो कांस्टेंट को वही मैंने d लिख दिए थे, उसी कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिए थे, d लिख दिए थे। तो समझ में आ गया ना, ये तो ओवरऑल एक कांस्टेंट बनेगा ना यार, ये कांस्टेंट बनेगा। देखो ये क्या बनेगा, x1 इंटू a, मतलब a x1 प्लस b y1 प्लस c z1, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, क्योंकि x1 y1 z1 का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। 1 2 3 हो सकता है, -1 2 5 हो सकता है, कुछ भी। तो ये ओवरऑल एक कोई ना कोई नंबर के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए x y z जो है वो वेरिएबल है, ये ऐसे ही रहेगा, इसीलिए मैंने इसको उड़ा के तो इसके बजाय d लिख दिया। समझ में आया ना, बताओ, ठीक है। तो किसी वेक्टर, किसी प्लेन के लिए वेक्टर फॉर्म ये होता है r डॉट n बराबर a डॉट n। इसी को आप कई बार देखोगे तो क्या लिखा हुआ रहता है, जैसे इसको इस साइड लाएंगे तो हम n वेक्टर को कॉमन कर सकते हैं, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर हो जाएगा, और फिर डॉट n वेक्टर, ऐसे इतना बराबर 0। देखो तो इसी चीज को कहीं कहीं ये इस रूप में भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सब भी पूछ सकता है कि ये जो है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण तल के लिए है, ठीक है, या रेखा के लिए है, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, चाहे एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट मान लीजिए कि ए वेक्टर दे देगा और एक नॉर्मल वेक्टर दे देगा, वो बोलेगा कि तल का समीकरण लिखिए, तल का समीकरण लिखने आ जाएगा ना, r डॉट n बराबर a डॉट n कर देंगे तो आपको तल का समीकरण लिखने आ जाएगा,
ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन है, p का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए क्या दिया हुआ है, x माइनस वन अपॉन टू बराबर y माइनस टू अपॉन थ्री, y माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू z प्लस 17 अपॉन p, इक्वल टू z प्लस 17 अपॉन p। ये दिया हुआ है। एक और लाइन है, दैट इज x प्लस 4 अपॉन टू, x प्लस 4 अपॉन टू, y प्लस 9 अपॉन टू इक्वल टू y प्लस 9 अपॉन टू इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन टू, z माइनस 1 अपॉन टू। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये दो लाइन है और बोला है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तब इसका मतलब क्या हुआ, दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक रेखा ऐसे होगा और दूसरा रेखा ऐसे होगा, दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर है। तो बोला है कि ये P जो है ना, यहाँ अननोन P, उसका वैल्यू क्या होगा एक्चुअली, वो आपसे पूछ रखा है। तो कैसे होगा, तो आपको पता है ना कि जब दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर भी होगा। तो यहाँ आपको इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर लिख लीजिए, और जैसे ही डायरेक्शन वेक्टर आप देखोगे ना तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। मैंने क्या बोले आपको कि डायरेक्शन वेक्टर जो होता है वो लाइन के पैरेलल ही होता है। डायरेक्शन वेक्टर कहाँ क्या होता है, उस लाइन के ही पैरेलल होता है। मतलब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। और डायरेक्शन वेक्टर, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट जीरो होता है कि नहीं। मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तो ये मान लीजिए कि L1 है और ये मान लीजिए कि L2 है, ये दोनों लाइन है, तो इसीलिए B1 वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर, B1 मतलब इस L1 का डायरेक्शन, तो ये मान लीजिए कि ये L1 है, ये L2 है, तो L1 के लिए B1 वेक्टर क्या होगा, तो B1 वेक्टर होगा 2i कैप 3j कैप pk कैप, यही ना। और यहाँ देखिए सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो z1 की वैल्यू -17 है, आपको समझ रहा है। लेकिन उससे मतलब नहीं है, अभी हमको डायरेक्शन से सिर्फ मतलब है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस pk कैप, ठीक है, ये B1 वेक्टर हो गया। और यहाँ से B2 वेक्टर आपको कितना दिख रहा है, यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप लिख पाओगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या हो गया, B2 वेक्टर। अब चूंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसीलिए B1 इज परपेंडिकुलर टू B2। और जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि B1 डॉट B2 बराबर 0 होना चाहिए, तो दोनों का डॉट निकालिए, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, और फिर 3 इंटू 2 मतलब 6, और फिर P इंटू टू कितना हो जाएगा, 2P बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 2P बराबर -10, तो P बराबर -5, ये चमका क्या, तो P का वैल्यू -5 आ गया। सिंपल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिर दिया उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतना से गुजरता है और तल इतना के समानांतर है। अच्छा, एक तल का समीकरण निकालना है, जिसके लिए ये बता दिया गया है कि किस बिंदु से वो गुजरता है। ऐसे देखो, मैं इसको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी दिया है। एक पॉइंट दिया है 1 2 3, एक पॉइंट है 1 2 3, इसका समीकरण निकालना है, समझ में आ रहा है ना।
उस तल का समीकरण ज्ञात करिए जो इतना से पास हो रहा है और जो है ये एक तल के समानांतर है, उस तल का समीकरण दिया हुआ है। ये तल जो है ना वो एक तल के समानांतर भी है, वो तल आपको उसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये वाला जो तल है इसके समानांतर है, इसके समानांतर है, मतलब ये कौन सा तल है, ये तल है 3x प्लस 4y माइनस 5z, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक तल है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझना, क्वेश्चन है कि एक तल का समीकरण निकालो जो यहां से पास करती हो, इस पॉइंट से पास कर रहा हो। तो 1 2 3 से पास होने वाला ये प्लेन मैंने मान लिया, मतलब इसका समीकरण लिखना है। और ये तल में एक और खासियत है कि इस तल के समानांतर है, इस तल के समानांतर है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप अगर 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, तो वहां भी हम लोग इसकी बात करते हैं कि एक लाइन जो है, लाइन है लेटर से ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक रेखा है और इस रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण लिखना है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेखा के समानांतर लिखना है तो ये वाला टर्म सेम ही रहेगा, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो उसको उसका समीकरण होगा ax प्लस by प्लस लेम्डा इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, अगर एक रेखा इसे दिया हुआ है और हम बोलेंगे कि एक इसके समानांतर रेखा का समीकरण लिख के बताओ, तो ये होगा। ठीक है, ax प्लस by प्लस लेम्डा इक्वल टू 0। तो लेम्डा क्या है, लेम्डा कोई कांस्टेंट हो सकता है, उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके ये लेम्डा का वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाइनली वो रेखा का समीकरण हम लोग निकाल पाते हैं। तो उसी तरह यहाँ है, इस यहाँ भी तल का समीकरण तो कुछ ऐसा ही है ना, बस जेड वाला टर्म आ जा रहा है इसमें, ax प्लस by प्लस cz प्लस d आ रहा है। ठीक है, गिवन प्लेन क्या है जी, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 0, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ है। तो इसके समानांतर तल, इसीलिए पैरेलल तल क्या हो जाएगा, इसीलिए समानांतर तल, समांतर तल मतलब पैरेलल प्लेन, इसीलिए पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगा जी, 3x प्लस 4y माइनस 5z, यहाँ तक x y z तीनों सेम रहेगा, लाइन में x y दो ही था तो बस दो तक आ रहा था, यहाँ z तक है तो z तक आएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म आपको पता करना पड़ेगा कि क्या होगा, तो ये समानांतर तल जो होगा ना कुछ इस रूप का होगा। ठीक है, इसी तल के समानांतर तल ये, तो वही तो निकालना है, एक तल का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से पास करता है और इस तल के समानांतर है, इस तल के समानांतर है मतलब उसका शकल कुछ ऐसा होगा। और इस अब ये जो समानांतर तल है ना, इसमें एक खासियत है, खासियत क्या है कि इस पॉइंट से ये जाता है, इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 2 3 डाल दो और लेम्डा का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, लिखेंगे कि सिंस पैरेलल प्लेन, ठीक है, या फिर ऐसे लिखे ना, सिंस दिस प्लेन इज passing through the point 1, 2, 3, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी 3 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 4 इंटू वाई के जगह 2 और माइनस है ना माइनस 5 इंटू जेड के जगह 3 और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से देखना 3 प्लस 6 सॉरी 8 ना, 3 प्लस 8 माइनस 15 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, -4 आएगा ना, -4 प्लस लेमडा यानी लेमडा इक्वल टू 4, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ 4 रख दो तो ये पैरेलल प्लेन निकल जाएगा। इसीलिए रिक्वायर्ड पैरेलल प्लेन इज क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस
ये प्लस में है, लेमडा का वैल्यू कितना, लेमडा का वैल्यू +4 है ना, तो +4 इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, ये क्या आ गया, तल का समीकरण जो इस लाइन, इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव के अंदर में ऐसे पूछा जाता है कि एक प्लेन दे देगा, एक प्लेन मान लीजिए कि ये वाला दे देगा और बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तल इस तल के समानांतर है। तो आप देखिएगा कि x वाला, y वाला और z वाला जो ये कोएफिशिएंट है ना, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिख दूं ना ऐसे, अगर लिख देता हूं मैं 3x प्लस 4y माइनस 5z, यहाँ तो 4 है ना, यहाँ -5 लिख देंगे बराबर 0, क्या बोलेंगे कि ये वाला तल इस तल के समानांतर है। हाँ जी, बिल्कुल समानांतर है, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये तीनों सेम है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे दे दिया जाता 6x प्लस 8y माइनस 10z और प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या क्या ये तल समानांतर है? क्या ये वाला तल यहाँ समानांतर, इसके समानांतर है? हाँ, अभी भी समानांतर है। क्यों? क्योंकि समानांतर होने के लिए मैंने क्या बताए थे, मैंने बताया था कि सेम होगा तो ठीक है, और नहीं तो अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक का मतलब कि 6/3 करो, 6/3 करेंगे तो 2/1 आएगा, 8/4 करो तो फिर से 2/1 आएगा, और -10/-5 करेंगे तो माइनस माइनस खत्म, फिर से 2/1 आएगा। 2/1 मतलब यहाँ भी तीनों बराबर है। समझ में आया? तो अनुपातिक का मतलब ये होता है कि यहाँ जो अनुपात निकालेंगे ना, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेन लिखता हूं, जैसे यहाँ मैंने क्या किया कि 9x प्लस 12y माइनस 15z प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ ये तल और ये तल समानांतर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल समानांतर है, ये बिल्कुल समानांतर है। क्यों? क्योंकि अगर आप रेशियो निकालोगे 3/9, 3/9 करेंगे तो 1/3 आएगा, फिर 4/12 करेंगे फिर से यहाँ 1/3 आएगा, और -5/-15 करेंगे तो फिर से 1/3 आएगा। तो रेशियो सेम आ रहा है ना, मतलब ये दोनों तल समानांतर है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये और यहाँ तक एकदम एग्जैक्टली सेम ही होना चाहिए, अनुपातिक कहिए ज्यादा सही। ठीक है, वैसे आप उनको जनरली बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वो डायरेक्ट पूछता है, इतना कुछ फंसाता नहीं है, बस यहाँ तक जस्ट कॉपी करके ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा, जो एकदम सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ये कांस्टेंट टर्म अलग होना चाहिए, क्या है कि कांस्टेंट टर्म अगर सेम कर दिया तो वो तो प्लेन खुद ही बन गया ना। समझ में आया ना? अगर मैं बोलूं कि इस तल के समानांतर तल बताइए, और यहाँ पर हम 4 के 4 ही डाल देंगे ऑप्शन के अंदर, तो वो तो सेम प्लेन हो गया ना। ठीक है, तो समानांतर प्लेन पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक खाली सेम देखना है, यहाँ से यहाँ तक सेम देखना है या अनुपातिक देखना है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं। ठीक है, समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकता है और पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। फिर आपको क्या निकालना है? बिंदु, बिंदु इतना से दूरी निकालना है एक तल की। एक तल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है। तो ये काफी सिंपल है और बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक तल दिया हुआ है, एक तल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। एक तल दिया हुआ है, तल को जनरली पी से या पाई से सूचित करते हैं हम लोग, पी से या पाई से, कैपिटल पी या फिर पाई से हम लोग प्लेन को सूचित करते हैं, जैसे रेखा को एल से सूचित करते हैं ना, उसी तरह। तो प्लेन आपको क्या दिया हुआ है? प्लेन दिया हुआ है आर डॉट, आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप, 4i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 7k कैप, प्लस 7k कैप
इक्वल टू -6। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में दे दिया ना, ये r.n बराबर d, r.n बराबर d, ये वेक्टर फॉर्म में तल का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तल दिया हुआ है आपको, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट अस पॉइंट इज p, और 4 - 5 6, ये पॉइंट जो है 4 है, -5 4 -5 6। बोला है कि इस पॉइंट से इस तल की दूरी क्या होगा ये बताइए, मतलब इस पॉइंट से इस तल की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दूरी की बात की जाती है, तो ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, इसके लिए एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करो और फिर आंसर निकालो। ठीक है, देखो क्या होता है कि आपको डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस d है, तो d कैसे निकलेगा, तो d बराबर होता है, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करो, लेकिन इसको सबसे पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो देखिए ये r वेक्टर क्या दिया हुआ है, सॉरी प्लेन क्या दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया है r वेक्टर डॉट ये 4i कैप प्लस माइनस है ना, 4i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 7k कैप इक्वल टू -6। देखिए तो हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म बदलते हैं, तो मैंने बताया ना कि x के जगह, सॉरी r वेक्टर की जगह xi कैप yj कैप zk कैप ले लेते हैं, तो बस x के जगह पर क्या रखेंगे, सॉरी r के जगह xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये हो गया r वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये ऑलरेडी दे रखा है 4i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 7k कैप इक्वल टू ये -6, वो तो कांस्टेंट दे रखा है ना, मैंने बताया था ना कि बहुत बार ये आपको दे के रखेगा कांस्टेंट, या फिर कई बार आपको एक पॉइंट दे देगा, तो पॉइंट पता रहेगा और नॉर्मल पता रहेगा, तो a.n करके यहाँ कांस्टेंट निकालना होगा, लेकिन यहाँ उतना मेहनत नहीं करना है, ये आपको दे रखा है। यहाँ से हम डॉट निकालेंगे तो x इंटू 4 मतलब 4x, और यहाँ से -4y और z इंटू 7 मतलब प्लस 7z। ठीक है, और वो माइनस में उधर इधर लाकर प्लस में 6 कर दीजिए बराबर 0। तो ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 6 बराबर 0। इसी को हम इस रूप में कन्वर्ट कर दिए कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिए। तो अब इसीलिए डिस्टेंस क्या होगा जी, तो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करो, मतलब x की जगह 4, y की जगह -5, z की जगह 6, तो पुट करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 और -4 इंटू 5 और प्लस 7 इंटू 6। ठीक है, और प्लस 6 पहले से पड़ा हुआ है ना, 4 इंटू 4 -4 इंटू -5 ना, -4 इंटू -5 है, याद है 4 इंटू 4 और -4 इंटू -5 और 6 इंटू 7 और प्लस 6 पहले से है, और बटा में ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल 4 -4 7, इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर डाल दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर नहीं करना है, x y z के कोएफिशिएंट ही नॉर्मल वेक्टर होता है ना, या फिर यहाँ से देख लीजिए नॉर्मल वेक्टर क्या है 4 -4 7, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है बेसिकली, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर का, और फिर मॉड ले लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मॉड लगा लेते हैं कि ऊपर वाला चीज अगर निगेटिव ही है तो उसको प्लस बना दे। तो इसको सॉल्व करिए, ऊपर 16 प्लस ये 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो निगेटिव नहीं आने वाला है, मॉड हटा दिए, ये 16 प्लस 49 कितना आ रहा है बताना, 16 और 22 42 42 दूना 84, ऊपर 84 आएगा और नीचे कितना आएगा, आई थिंक 32 ये 81 आ रहा है क्या, 81 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो यहाँ 84 अपॉन 9 है ना, और इसको काटेंगे तो 3 से चल जाएगा ना, 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6 और ये 8 जा 28 अपॉन 3, 28 अपॉन हो चुकी, लंबाई की बात करिए, डिस्टेंस क्या है लेंथ है, तो यहाँ यूनिट
और एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इतना यूनिट आंसर हो जाएगा 28/3, ठीक है, बन जाएगा ना। तो कभी भी एक पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करना रहता है तो उस प्लेन के अंदर पॉइंट को पुट करते हैं और फिर जो डायरेक्शन वेक्टर रहता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं तो बनना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब सिक्स क्वेश्चन है 5 नंबर वाले। अब कुछ एक 3 या 4 क्वेश्चन है आई थिंक, तो 5 नंबर के होंगे। तल, एक तल दिया हुआ है, उसके सापेक्ष एक बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हाँ, तो यहाँ क्या है, एक तल दिया हुआ है, तल, एक तल दिया हुआ है, ठीक है। ये तल को हम पाई से सूचित कर लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x + 4y - 5z, 3x + 4y - 5z = 2, ठीक है। तो इधर ला सकते हैं इसको, राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो 3x + 4y - 5z - 2 = 0, ठीक है। तो ये तल का समीकरण दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हम वो लेट कर लेते हैं P, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 1 -4, 3 1 -4 ये दे रखा है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि इस पॉइंट का इमेज निकालिए, इस पॉइंट की प्रतिबिंब निकालिए विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के सापेक्ष में इस तल के, सॉरी, इस पॉइंट के प्रतिबिंब निकालना है, मतलब इमेज निकालना है। तो इस पॉइंट का इमेज जो है ना, ये तल क्या है, प्लेन। तो प्लेन जो है ना वो प्लेन मिरर के ही जैसा काम करता है। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही दूरी पर उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो जितना दूरी पर ये पॉइंट रखा हुआ है, मतलब ये समझ लीजिए कि P जो है, P पॉइंट वो ऑब्जेक्ट है और ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा और उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। इसका इमेज जो है ना वो इतना ही दूरी पर कहीं इधर बनेगा। लेकिन क्या इमेज बनेगा, तो हम P' मान लेते हैं और वो P' का वैल्यू निकालना है। तो P' का कोऑर्डिनेट हम x, y, z ले लेते हैं। x, y, z मतलब x, y, z का वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो ये इमेज का वैल्यू आ गया। किसी पॉइंट का इमेज भी एक पॉइंट ही होता है, समझ में आया ना। किसी पॉइंट का इमेज भी एक पॉइंट ही होता है। जैसे प्लेन मिरर में ऐसा थोड़ा है कि आदमी अगर कोई प्लेन मिरर के सामने खड़ा है तो उसको भूत बना के दिखाता है या फिर जानवर बना के दिखाता है, ऐसा नहीं ना है, आदमी को आदमी ही दिखाता है। वही बात है, पॉइंट है तो इसका इमेज भी एक पॉइंट ही आएगा, भले अलग पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि अलग जगह वो बन रहा है ना। और कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होता है कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके दो तरीका मैं बताने वाला हूं, एक शॉर्ट मेथड भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है। तो पहले मैं आपके साथ ना लॉन्ग मेथड डिस्कस करता हूं, फिर शॉर्ट मेथड के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड क्या है, सबसे पहले वो मैं बता देता हूं। ये मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जहां पर ये जो प्लेन है ना वो इस P और P' से बनने वाले लाइन को काट रहा है, मतलब मिड पॉइंट है, समझिए ना। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो Q है ना वो प्लेन पर है, प्लेन पर है, मतलब कि Q से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर P' है, Q से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर P' है। या फिर ऐसा कहिए कि अगर PP' कोई लाइन सेगमेंट है, PP' कोई लाइन सेगमेंट है तो Q क्या है, उसका मध्य बिंदु है, ठीक है। Q क्या है जी, मध्य बिंदु। तो देखिए मैं क्या यहाँ करने वाला हूँ, सबसे पहले
ये P और P डैश को मिलाने वाली, ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण लिखूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप समझिए कि क्या करना है एक्चुअली इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले P और P डैश को मिलाने वाली रेखा का समीकरण लिखना होगा। रेखा का समीकरण जैसे यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 2 पॉइंट फॉर्म में, रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं? क्या ये पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है ना आपको, ये पॉइंट तो आपने माना है ना, x, y, z, ये x1 y1 z1 लग रहा है क्या? x1 y1 z1 नहीं है, ये कॉमा कॉमा लिखा हुआ है, x y z है, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट है, मैंने क्या बोले, किसी भी रेखा का समीकरण लिखने के लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए जहां से लाइन पास कर रहा हो। तो ये पॉइंट तो पता है ना जहां से ये लाइन पास करेगी, ठीक है, पॉइंट तो पता है ये वाला। और फिर एक डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है उसी लाइन के लंबवत, उसी लाइन के समानांतर कोई वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है? उसी लाइन के समानांतर कोई सा भी वेक्टर। तो देखिए ना, ये प्लेन दिया हुआ है, तो प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल वेक्टर ये होगा जो इस प्लेन के लंबवत होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? यही ना, 3 4 -5, 3 4 -5, यही तो नॉर्मल वेक्टर होता है। यहाँ से ये नॉर्मल वेक्टर आपको चमक रहा है कि 3i कैप, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं ना, 3, 4, -5, ये क्या है? नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो आपको अब डायरेक्शन मिल गया ना, प्लेन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वही लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर बनेगा। आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? जो प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर है वही लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर बनेगा। तो ये लाइन के लिए पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, तो अब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक बार आप पीडीएफ के अंदर जो ये सब लिख के मैंने दिए है उसको एक बार ही देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे सब कुछ मैंने लिख के और दे दिए है आपको, ठीक है। यहाँ वो वैसे उतना कहानी नहीं लिखने वाले हैं, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ बढ़िया से। क्या है कि मैं सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखने वाला हूँ और फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो लाइन के बराबर लेमडा मान लेते हैं, लाइन को किसी कांस्टेंट लेमडा के बराबर या के बराबर या कुछ भी के बराबर मान लेते हैं और फिर वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, तो वही तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ से हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और लाइन बराबर हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लेंगे और फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के बाद वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा, पैरामीट्रिक एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर वैल्यू आएगा, मतलब वो इमेज आ जाएगा। लेकिन वहां एक पैरामीटर होगा लेमडा, मतलब लाइन के बराबर जो भी पैरामीटर मानेंगे, लेमडा हो, अल्फा हो, बीटा हो, के हो, जो भी मानेंगे उसका वैल्यू निकालना होगा। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप देखते चलो स्टेप बाय स्टेप, मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इसका इक्वेशन लिखने वाला, तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 होता है ना किसी रेखा का समीकरण लिखने के लिए। क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट और डायरेक्शन, तो पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं x माइनस के बाद, तो पॉइंट ये है, तो x माइनस 3 अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन 3 बराबर y माइनस y1, तो y1 क्या है 1, तो y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन में ये b का वैल्यू 4 है, बराबर z माइनस z1, z माइनस z1 क्या है -4, मतलब यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और बटा में ये -5 ना, और बराबर में मैं लेमडा मान लेता हूँ, लेमडा माना, लेमडा मान लिया। तो यहाँ से x, y और z का वैल्यू आप निकालो, ठीक है। तो अब चूंकि ये है इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये तीनों जो है वो लेमडा के बराबर है, मतलब इतना बराबर लेमडा, इतना बराबर लेमडा, इतना बराबर लेमडा, मतलब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू लिखें तो 3 इंटू लेमडा, 3 लेमडा और उधर जाके ये -3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3। फिर उसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू लेमडा, 4 इंटू लेमडा प्लस 1, और z बराबर क्या हो जाएगा -5 लेमडा, -5 लेमडा, -5 लेमडा और -4, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। तो आप देखो ना, इमेज का वैल्यू निकल गया, इमेज आ गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू ही तो निकालना था, तो इमेज बस आ गया। लेकिन इसमें दिक्कत हो रहा है कि लेमडा क्या है, लेमडा का वैल्यू अगर पता चल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। लेमडा का वैल्यू अगर एक बार आ गया तो फिर मजा आने वाला है। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसी में तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत टफ नहीं है, ये आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q जो है, Q क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। एक लाइन सेगमेंट PP डैश है, PP डैश का मध्य बिंदु है ना Q, ठीक है। तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि सिंस पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PP डैश, ठीक है। तो इसीलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसीलिए फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डैश, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट बताना, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इतना प्लस इतना या फिर इतना प्लस इतना, कैसे भी करिए, x प्लस 3/2, ऐसे ही करते हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, x प्लस 3/2 और फिर कॉमा y प्लस 1/2 और फिर z प्लस -4, मतलब z -4 हो जाएगा ना, z -4/2, ये आपका आ गया Q का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपको Q में एक और खासियत दिख रहा है कि Q जो है ना वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है, मतलब इस Q ने इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब Q में जो भी x y z का वैल्यू आया है उसको यहाँ रख सकते हैं ना, तो रख दीजिए। अब लिखेंगे कि सिंस Q लाई ऑन द गिवन प्लेन पाई, ठीक है, गिवन प्लेन पाई, और पाई का जो भी इक्वेशन वो आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब जो भी गिवन प्लेन है ये वाला, उस पर ये Q जो है वो लाई कर रहा है, मतलब इसका x y z का वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के जगह पर ये x सही है ना, और इसको थोड़ा सा और लिख दीजिए आप, x y z का वैल्यू तो आपको पता है ना, तो वहां पुट कर दीजिए, x का वैल्यू कितना है 3 लेमडा प्लस 3, तो यहाँ रखेंगे 3 लेमडा प्लस 3 तो 6 हो जाएगा ना, 3 लेमडा प्लस 6 हो जाएगा बटा में 2 और कॉमा y का वैल्यू 4 लेमडा प्लस 1, तो 4 लेमडा प्लस 1/2 हो जाएगा ना, 4 लेमडा प्लस 2 बटा में 2 कॉमा यहाँ पर रखिएगा -5 लेमडा -4, तो -8 हो जाएगा, -5 लेमडा -4 -4 मतलब -8, -5 लेमडा -8 बटा में 2, ये आ गया। तो अब यहाँ से 3 इंटू एक्स का वैल्यू ये है, तो रख दीजिए 3 लेमडा प्लस 6/2 और फिर प्लस 4y, तो 4 इंटू y का वैल्यू ये है 4 लेमडा प्लस 2/2, ठीक है, और फिर -5, तो -5 इंटू z, तो z का वैल्यू ये है -5 लेमडा और -8/2, ठीक है, और -2 = 0, -2 यहाँ है ना, देख लीजिए एक बार सब कुछ सही है ना, नहीं तो फिर अगर इसको हम मिटा देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चेक करना। सब कुछ सही है ना, चलिए हाँ सब कुछ सही लग रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और फिर लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिए ना, अननोन क्या है, लेमडा है, सिर्फ अननोन सिर्फ लेमडा है, तो यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, तो हम क्या करते हैं, सबका डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, तो एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ करें, तो इसको इरेज करता हूँ, ठीक ना, ये इसका वैल्यू ये जरूरी है, अभी अपने को ये जरूरी है, एक्स वाई जेड का वैल्यू अपने को जरूरी है, क्यों, क्योंकि यही तो इमेज है हमारा। बस लेमडा का वैल्यू आपको पता चल जाए ना, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल जाएगा, और एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल जाएगा तो इमेज का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके आप लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो लेमडा का वैल्यू आएगा कितना, तो कहाँ सॉल्व करें,
ये फिगर वाला पोर्शन मिटा दूं क्या? फिगर में मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए तो क्या होगा ना, यहाँ हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को एलसीएम लेके उधर खत्म कर देते हैं, तो 3 3 जा 9 लेमडा, 9 लेमडा और प्लस 3 6 जा 18 प्लस 18, और फिर उसी तरह 4 इंटू 4 16 लेमडा और प्लस 8 ना, प्लस 8, और फिर उसी तरह ये -5 इंटू -5 तो प्लस 25 लेमडा, फिर माइनस प्लस 4 8 जा सॉरी 5 8 जा 40 तो प्लस 40, और फिर ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि एलसीएम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तुमको उधर कैंसिल होगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और एलसीएम 2 है तो उधर खत्म हो गया, बच गया 4 मतलब -4, यहाँ -4 और बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करना जरा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 और 16 25 25 50, ये 50 लेमडा और ये 18 और 16 सॉरी ये 18 और 8 26 26 और 26 में से ये 4 माइनस हो जाएगा ना, तो 22 बचेगा, 22 में 40 अगर हम ऐड करेंगे तो ये 62 बचेगा, 62 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा इक्वल टू -31/25 दिख रहा है क्या? लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? बड़ा गंदा वैल्यू आया, -31/25, ठीक है, लेमडा का वैल्यू आ गया। तो बस लेमडा का वैल्यू बारी बारी से यहाँ पर रखो और आपको XYZ का वैल्यू निकालते आ जाएगा, मतलब इमेज का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसीलिए x बराबर क्या होगा, 3 लेमडा, तो 3 इंटू लेमडा का वैल्यू -31/25 और +3 इसको सॉल्व करना, तो ये 3 3 जा 9 तो -93 और ये +75/25 ये होगा, इसको सॉल्व करना, -18 आ रहा है क्या, 13 में से 5 गया तो 8 ना, हाँ -18/25, तो x का वैल्यू आ गया। उसी तरह y का वैल्यू निकालो, तो y क्या है 4 लेमडा प्लस 1, तो 4 इंटू लेमडा है -31/25 और +1 दैट मीन्स ये 4 दिया 12 तो -124 और ये 25 प्लस होगा, फिर 25 यहाँ है, ये कितना आ रहा है 14 में से 5 गया तो 9 बचा, तो फिर ये है 11, ये -99 आएगा क्या, -99/25। उसी तरह z निकालेंगे, z कितना आएगा, तो z है -5 लेमडा -4 -5 लेमडा -4, तो -5 इंटू लेमडा का वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, लेमडा का वैल्यू -31/25 और -4 ये है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया ना, तो कितना आएगा 5 15 तो 155 आएगा, 155 और ये -100 25 चौका 100 ना अपॉन 25, तो ये कितना बचा, ये 55/25 तो ये 5 से कैंसिल भी होगा ना, तो ये 11 बार में गया, ये 5 बार में, मतलब 11/5, तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया और z का भी वैल्यू निकल गया। इसीलिए इमेज क्या होगा, इसीलिए इमेज P' क्या है x, y, z, यही है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, z का वैल्यू चिपका दीजिए, -18/25 -99/25 11/5, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लेन आ गया, ठीक है, बन जाएगा ना इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना होता है, और आपको इसमें कंडीशन है कि ये Q जो है वो चूंकि प्लेन पर ही लाई कर रहा है, तो उस प्लेन ने Q को सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करवा के लेमडा का वैल्यू निकाल लिया, तो लेमडा का वैल्यू निकलते ही यहाँ लेमडा का वैल्यू मैंने चिपकाया और फिर आपको आंसर आ गया, ठीक, समझ में आया ना। चलिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कई बार पूछा जाता है, आई थिंक बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा नहीं है, लेकिन मैं जब 3D पढ़ा रहा था
तो वहां आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। लंबपात का निर्देशांक पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना, एनसीईआरटी में भी है। उसमें भी हम लोग ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वगैरह निकालते हैं। और लंबपात का निर्देशांक मतलब क्यू का निर्देशांक, ठीक है ना, क्यू का निर्देशांक बेसिकली निकालने के लिए बोला जाता है। लंबपात वही तो है। 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन से जानने से पहले इसके लिए मैंने एक और मेथड में बताने के लिए बोला मैं। तो एक और मेथड क्या होता है सुनिए, और इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी है, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी है। तो देखिए क्या होता है इसमें, जैसे एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है। मान लीजिए कि इस प्लेन का इक्वेशन जो है वो ऐसे है, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस रूप का एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको। और फिर यहां से ये p जो है वो मान लीजिए कि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा दिया हुआ रहेगा। और ये p डैश जिसको हम बोले थे कि x1 x कोमा y कोमा z, x कोमा y कोमा z, ये हमारा इमेज है, ये निकालना है। या फिर ये वाला q निकालना है। तो q क्या है, q को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लंबपात का निर्देशांक, लंबपात का निर्देशांक, ठीक है ना, लंबपात का निर्देशांक। और ये क्या है, ये तो पता ही है, इमेज है, इमेज ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। तो ये कैसे दोनों निकालेंगे, तो बिल्कुल आसान होता है। देखिए अगर Q का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, Q का, टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज इन दिस केस Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q या फिर पॉइंट Q, ये आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है x माइनस पॉइंट डालिए, x माइनस x1 क्या है अल्फा, x माइनस अल्फा और बटा में ये ABC है ना वो डालना है, a बराबर y माइनस बीटा बटा में b बराबर z माइनस गामा बटा में c, ये डाल दिया। फिर बराबर में क्या करना है, फिर बराबर में ये प्लेन के अंदर इस पॉइंट को पुट करना है, ये प्लेन के अंदर इस पॉइंट को पुट करना है। पुट करिए यहां से x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा और z की जगह गामा, तो ये आ जाएगा a अल्फा और प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d बटा में यहाँ रूट नहीं करना होता है, ध्यान रहे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ रूट नहीं करना होता है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और बस अब ये जो है यहाँ इसको सॉल्व करिएगा तो ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से इतना इसके बराबर, ये इतना इसके बराबर, इतना इसके बराबर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते आ जाएगा, क्योंकि अननोन यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। तो इससे जो एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा ना वो क्यू का वैल्यू निकाल के देगा, मतलब ये इससे पॉइंट क्यू आएगा। लेकिन अगर टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टू फाइंड इमेज, अगर इमेज निकालना है
तो यहाँ आपको क्या करना है, इमेज क्या है, इमेज है पी डैश, मतलब पी डैश आपको निकालना है, तो बस यहाँ -2 लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, -2। अच्छा नहीं, वो वाला क्यू में भी यहाँ माइनस रहेगा, क्यू में भी ये माइनस तो रहेगा ही, बस 2 नहीं रहेगा। और यही जब इमेज निकालना है, इमेज निकालना है तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही, और ये 2 लगा देना है एक्स्ट्रा में। ठीक है, समझ में आया ना? तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें हम वो जो क्वेश्चन था उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन में पॉइंट था 3 1 -4, ये पॉइंट था 3 1 -4, और यहाँ प्लेन था, प्लेन कितना था, 3x + 4y - 5z, 3x + 4y - 5z और -2 = 0। ठीक है, ये प्लेन था, तो बस कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है 3 अपॉन यहाँ से 3 इक्वल टू y माइनस बीटा, बीटा क्या है, बीटा है 1 ना, और बटा में 4 बराबर z माइनस गामा, तो गामा -4 है तो +4 हो जाएगा ना, और बटा में -5 इक्वल टू में प्लेन के अंदर ये -2 जाएगा ना, इमेज निकालना है तो अगर ये निकालना है तो बस 2 को हटा देना है, माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से प्लेन में डालिए, x की जगह 3, y की जगह 1, z की जगह -4, तो ये हो जाएगा 3 × 3 मतलब 9, और फिर 4 × 1 +4, और -5 × -4 × -5 तो +20 ना, तो फिर -2 पहले से पड़ा हुआ है, और बटा में क्या लिखना है, बटा में लिखना है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, रूट नहीं लिखना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 + -5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ रहा है बताना, x - 3, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये -2 इंटू ये कितना आ रहा है, ये 31 आएगा, ये आप सॉल्व कर लो, ये 2 और 11 और 20 31 और अपॉन 50, क्योंकि 16 9 25 25 50, ये 2 से गया 25 बार में, ये कितना आया -31/25। ठीक है, तो यहाँ से x, अब यहाँ से बात निकलता है कि ये तीनों इसके बराबर है, मतलब x - 3/3 बराबर -31/25, और फिर y - 1/4 भी इसके बराबर है, तो -31/25, और z + 4/-5 भी इसके बराबर है, मतलब -31/25। तो यहाँ से हम x का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू इतना, 3 इंटू -31/25, और ये -3 उधर जाकर +3 बन जाएगा, फिर से वही बात आ गया ना, ये -92 बनेगा, -92/25 +3, तो ये 75, इधर आके +75/25, यहाँ से -18/25, यही तो आया था ना। और इसी तरह y वाला सॉल्व करेंगे, तो y बराबर क्या आएगा, तो 4 इंटू इतना, 4 इंटू -31/25, और फिर +1 हो जाएगा, अच्छा +1 बाद में है +1। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही बात, यहाँ से -124 और +25 ना, 1 इंटू 25, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -99 आता है ना, तो -99/25, और फिर उसी तरह z का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, z का वैल्यू कितना आएगा, तो -1 से यहाँ प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होके, तो 31 × 5 155 और अपॉन 25, और ये -4 उधर जाके हो जाएगा, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये -100 हो जाएगा, 155 - 100/25, तो यहाँ से ये कितना बनेगा, 155 - 100, तो 55/25, यहाँ से 11/5। ठीक है, यही तो आया था ना, x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना। ठीक है, तो बन गया। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, बाकी ये कैलकुलेशन में तो उतना मेहनत करना पड़ रहा है, बाकी तो शॉर्ट ही है ना, अगर कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं होता तो ये और आसानी से बन जाता है। ठीक है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आपको निकालते आ जाएगा,
ठीक ना। फोटो परपेंडिकुलर में क्या करना है, यहाँ से खाली 2 उड़ा देना है, यहाँ से खाली 2 उड़ा देना है आपको। फोटो वहां से फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, फोटो परपेंडिकुलर मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर बना बनाया हुआ मिल जाएगा, एक बार उसको रिविजिट कर लेना आप लोग। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें है एक रेखा और तल के बीच का कोण। एक रेखा दिया हुआ है और एक तल दिया हुआ है और दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ देखिए 3 चीज याद रखना है आपको। एंगल बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। एंगल बिटवीन, या फिर ऐसे लिखे ना, LL, एंगल बिटवीन PP, एंगल बिटवीन LP, मतलब लाइन लाइन के बीच का कोण और प्लेन प्लेन के बीच का कोण और लाइन और प्लेन के बीच का कोण, ये निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये लाइन लाइन के बीच का कोण थीटा है, ये प्लेन प्लेन का बीच का कोण थीटा है, यहाँ भी लाइन प्लेन का बीच का कोण थीटा है। तो तीनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहाँ L दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि L1 दिया हुआ है, ये L2 दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन के बीच का कोण निकालना है। L1 दिया है तो यहाँ से आपको B1 लिखते आएगा ना, B1 वेक्टर तो लिखते आएगा ही। B1 क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, जो नीचे लिखा हुआ रहता है वही जो डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो B1 वेक्टर आपको निकाल दिया जाएगा, L2 से B2 वेक्टर आपको निकाल दिया जाएगा। तो कोण क्या होगा, तो कोण के लिए आप cos थीटा लगा लो। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो B1 डॉट B2 और बटा में B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ये फॉर्मूला लगा के और फिर यहाँ से थीटा निकाल लो तो आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन मिल जाएगा, मतलब दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर प्लेन और प्लेन के बीच का कोण निकालना है, मतलब ये मान लीजिए कि प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है, दो प्लेन के बीच का कोण निकालना है। अगर ये प्लेन आपको पता है तो इसके लिए N1 पता हो जाएगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर पता हो जाएगा। एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है वही तो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो P1 पता है तो N1 पता हो जाएगा, P2 पता है तो N2 पता हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप फॉर्मूला क्या लगा लीजिए, cos थीटा बराबर क्या, N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर और बटा में N1 का मैग्नीट्यूड N2 का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से थीटा निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, दो प्लेन के बीच का कोण निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, अच्छा जी। अब लाइन एंड प्लेन के बीच का कोण कैसे निकलेगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो अगर ये L पता है तो इसके लिए B वेक्टर पता हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन वेक्टर। अगर एक लाइन है और दूसरा प्लेन है तो लाइन पता है तो डायरेक्शन वेक्टर पता होगा, और प्लेन पता है तो नॉर्मल वेक्टर पता हो जाएगा। प्लेन पता है तो नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि प्लेन में नॉर्मल होता है, लाइन में डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये दोनों आपको पता हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए कोण निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो थीटा निकालने के लिए यहाँ साइन थीटा यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सेम है, मतलब लाइन लाइन है तो cos थीटा, प्लेन प्लेन है तो cos थीटा, लेकिन यहाँ डिफरेंट चीज है, एक लाइन है दूसरा प्लेन है, तो उस केस में साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो बस B डॉट एन, B वेक्टर डॉट n वेक्टर बटा में B का मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना। आप मॉड भी लगा सकते हो, एक्यूट एंगल निकालने के लिए मॉड लगा सकते हो। ठीक है ना, तो मॉड लगा सकते हो या नहीं भी। अगर जैसे इसमें निगेटिव आता है, बोला है क्वेश्चन, बोला है एक्यूट एंगल निकालो, एक्यूट एंगल निकालो, तो यहाँ अगर निगेटिव आ रहा है तो मॉड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थीटा है वो 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है।
दो रेखाओं के बीच का कोण या फिर दो प्लेन के बीच का कोण या लाइन एंड प्लेन का बीच का कोण जो होता है ना वो 0 से 180 के बीच में लाई करता है। तो 0 से 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वहां पर सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से 180 के बीच में जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो वहां पर cos निगेटिव होने लग जाएगा। तो अगर जब यहाँ निगेटिव है, क्वेश्चन पूछा है एक्यूट एंगल के बारे में, तो एक्यूट एंगल के बारे में पूछा है तो आपको मोड लगाना पड़ेगा, मोड लगा के एक्यूट एंगल निकाल सकते हो। और फिर एक्यूट एंगल निकालने के बाद अगर ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है तो क्या लिख देंगे, मोड लगाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, एसी मतलब एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल ए, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल कर देंगे, 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है ऐसे, ये है मान लीजिए कि L1 और ये है मान लीजिए कि L2। अब दोनों के बीच में ये जो ये कोण है और ये जो कोण है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो ये निकालने के लिए आप मोड लगा लो, मोड लगा के जो वैल्यू आएगा वो एक्यूट एंगल का आएगा। अब ये भी तो लाइन, ये इन्हीं दोनों लाइन के बीच का कोण है ना, ये भी कोण तो इन्हीं दोनों लाइन के बीच का कोण है, तो आप इसको निकालने के लिए क्या कर दो, ये पूरा 180 होता है तो 180 माइनस एक्यूट एंगल, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एक लाइन का समीकरण दिया हुआ है, एक प्लेन का समीकरण दिया हुआ है, और आपको से पूछा है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको लाइन दिया है तो बी वेक्टर पता हो जाएगा, प्लेन दिया है तो एन वेक्टर पता हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला लगाना है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन जो है वो है x प्लस 1/2 y/3, x प्लस 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 3/6, z माइनस 3/6, यही है ना। हाँ, तो यहाँ से आपको क्या निकाल दिया जाएगा, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ना, तो 2 3 6 मतलब 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। एंड प्लेन दिया हुआ है, प्लेन को पाई या पी कैसे भी लिख सकते हैं, तो प्लेन है 10x प्लस 2y माइनस 11z, 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, ये है। तो यहाँ से आपको नॉर्मल वेक्टर पता चल गया। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ना, तो 10 2 और माइनस 11, 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप, तो ये आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन डॉट बी बटा में एन का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एन डॉट बी करो चाहे बी डॉट एन करो, एक ही बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही चीज होता है। यहाँ से एन डॉट बी डायरेक्ट करता हूँ, 10 दूना 20 हो जाएगा, और फिर 2 गुना 3 तो प्लस 6, और माइनस 11 गुना 6 तो माइनस 66 ना, माइनस 66। ठीक है, और बटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं जी, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ये 7 आएगा क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 आ रहा है। और यहाँ से n का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 121, ये कितना आ रहा है, 5 2 2 225, 225, ये 15 का होता है ना, 15 का ही स्क्वायर होता है ना ये 225, तो ये 15 हो गया। मतलब n का मैग्नीट्यूड कितना है, n का मैग्नीट्यूड है 15 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 7, ये कितना है, ये माइनस 60 बचा, माइनस 60, और फिर ये माइनस 20, माइनस 60 और ये प्लस 20, तो माइनस 40 आ गया ना,
-40 आ गया, आप मोड ले लो। कुछ नहीं बोला है तो आपको एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है। ये कितना आएगा, 15 गुना 7, तो ये 40 हो जाएगा ना, 15 गुना 7, तो ये काटो आप, 5 से 5 8 40, 5 या 15, तो ये 8/21। इसीलिए ये कितना आया, ये क्या चीज आया, साइन थीटा ना, साइन थीटा कितना आ गया 8/21, इसीलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ गया, ठीक है। ये बोला था प्लेन और लाइन के बीच का कोण निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं और मॉड लगा लेना है, ठीक है। समझ में आया ना, सिंपल। चलिए, और इसका फिगर अगर जानना चाहें तो फिगर में बता दूं आपको। फिगर कुछ ऐसा है, ये प्लेन है और प्लेन से एक लाइन, प्लेन को ना एक लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये लाइन है, ये प्लेन है, तो ये जो एंगल है ना वो थीटा है, और ये है नॉर्मल इस प्लेन का, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के लिए। तो लाइन और प्लेन ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालना है, इसीलिए ये साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो जब भी लाइन और प्लेन का कॉन्सेप्ट आए तो साइन थीटा, ये साइन थीटा कैसे आता है, ये मैंने आपको ऑफलाइन के अंदर ये प्रूव करके भी बताया था कि ये साइन थीटा कैसे होता है, ठीक है। वैसे आपको सिंपल दिख रहा होगा, आपको ये एंगल निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री है, अगर इसके साथ हम इसको करेंगे तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, और ये हमको निकालना है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब हम इन दोनों के बीच कोण निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो ओवरऑल साइन थीटा बन जाएगा ना। हम सबसे पहले कौन निकालते हैं, इनके बीच का नॉर्मल और लाइन के, ये इसके लिए जो बी वेक्टर बनेगा, इन दोनों के बीच का कौन निकालेंगे, तो ऐसे लिखते हैं कि cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में इतना डॉट इतना बटा में इसका मैग्नीट्यूड, तो cos 90 माइनस थीटा, यही तो साइन थीटा होता है, यही तो क्या होता है, साइन थीटा। तो इस तरह से ये साइन थीटा बन जाता है। समझ में आया, ये सब मैंने ऑफलाइन के अंदर आपको बताया था। चलिए, तो अब इसको इरेज करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो ये लाइन और प्लेन के बीच पूछा है, हो सकता है कि आपके समझ में लाइन की पूछ दे, प्लेन के बीच पूछ दे, इसीलिए तो मैंने तीनों फॉर्मूला बता दिए। तो अब 8th क्वेश्चन, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है, तो प्लेन कौन सा प्लेन है, प्लेन है XY प्लेन, प्लेन जो है ना वो XY प्लेन है। हो सकता है कि आपके समय में इस तरह का जो क्वेश्चन पूछेगा उसको मैं YZ प्लेन कर दे, ZX प्लेन कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि दो बिंदु है, एक P बिंदु है, ये एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1 -2 3, 1 -2 3, ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट इधर है, वो है 4 7 8, ये Q है 4 7 8, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जहां बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। मतलब इन दो बिंदुओं को अगर मिलाएंगे, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है
समझ आ रहा है ना। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा XY तल को जिस पॉइंट पर काटती है ना, उस पॉइंट का नियामक, मतलब इसका नियामक लिखना है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट M है जहां पर इस तल को काट रही है दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो यही M का कोऑर्डिनेट निकालना है, M का कोऑर्डिनेट, M का नियामक, नियामक मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बचपन में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताया गया होगा कि एक्स एक्सिस पर ना y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लिखना है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिखना है तो 3,0 लिख देते हैं। मान लीजिए कि 3 कोई पॉइंट है, 3 एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, मैं बोलूंगा कि यहाँ 3 है, जैसे ये 1 है, ये 2, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट लिखोगे 3,0। अगर एक्स वाई जेड तीनों लिखना रहता तो ये भी जेड भी 0 होगा। एक्स एक्सिस पर खाली एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और बाकी वाई और जेड 0 होगा। उसी तरह वाई एक्सिस पर खाली वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, बाकी जेड और एक्स 0 होगा। उसी तरह प्लेन में होता है, अगर एक्स वाई प्लेन है एक्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। और उसी तरह जेड एक्स प्लेन है, अगर जेड एक्स प्लेन की बात करें उसमें आपको जेड कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा और जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर वाईजेड प्लेन की बात करें, वाईजेड प्लेन की बात करें तो उसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये आप बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीज हम लोग बचपन में पढ़े थे एक्सिस के केस में, ठीक है। वैसे 11th-12th में भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है 3D में खासकर, कि अगर एक्स वाई प्लेन पर हमने कोई पॉइंट को निर्देशित करना है ना, तो एक्स वाई प्लेन पर जो है वाई कोऑर्डिनेट पक्के से 0 होगा, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है ना, एक्स वाई कुछ ना कुछ नॉन जीरो मिलेगा और जेड 0 होगा। और उसी तरह जेड एक्स प्लेन में जेड और एक्स, ऐसे याद रखें ना कि जेड और एक्स यहाँ है तो जेड और एक्स मिलेगा, वाई नहीं है तो वाई नहीं मिलेगा। यहाँ वाई और जेड है तो वाई और जेड मिलेगा, एक्स नहीं है तो एक्स नहीं मिलेगा, खत्म, ठीक है। तो वही आपको क्वेश्चन बोला है कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये दो पॉइंट्स हैं, तो बताइए कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है ना, इस प्लेन को किस पॉइंट पर काटती है? तो ये एम पॉइंट हम मान लेते हैं, तो उस पॉइंट का निर्देशांक पूछा है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ आपको इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हम मान लेंगे कि ये जो मिलाने वाली रेखा है ना, वो प्लेन को एम बिंदु पर काटती है, एम बिंदु पर काटती है और लेमडा रेशियो 1 में काटती है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे 10th क्लास में, वहां लाइन होता था, बस प्लेन की जगह पर लाइन होता था, λ:1 ऐसा मान लेते हैं रेशियो। माना कि P तथा Q को मिलाने वाली रेखा दिए गए XY तल को λ:1 में अंतः विभाजित करती है। तो अंतः विभाजन के सूत्र से क्या होगा? अंतः विभाजन का सूत्र लगाइए, तो m का कोऑर्डिनेट आपको लिख के आएगा। m का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अंतर विभाजन। तो यहाँ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ना उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू लेमडा, 4 इंटू, और अंतर विभाजन में प्लस आता है बीच में ना, 4 इंटू लेमडा और फिर 1 इंटू 1, तो 1 और बीच में प्लस कर देते हैं, फिर रेशियो जो रहता है उसको प्लस करके नीचे लिखते हैं, λ+1। बस बाह्य विभाजन में बस यहाँ और यहाँ माइनस आता है। फिर 7 इंटू लेमडा, 7 इंटू लेमडा, अब वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का काम हो गया, अब वाई कोऑर्डिनेट, तो 7 इंटू लेमडा और फिर -2 इंटू 1, तो 7 लेमडा -2, समझा है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, बीच में प्लस आता है और -2 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और बटा में λ+1, यहाँ भी λ+1 ही आता है।
अब जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 8 इंटू लेमडा और प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, मतलब 8 लेमडा और प्लस 3 और बटा में लेमडा प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया, ये आपका एम आ गया, यही तो निकालना है, बस लेमडा का वैल्यू पता चल जाए ना तो मजा आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लेमडा का वैल्यू यहाँ चिपका देंगे तो आपको एम का कोऑर्डिनेट निकालते आ जाएगा, ठीक है, लिखते आ जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये तो 0 के बराबर है यार, क्योंकि एम क्या है, क्योंकि एम लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि m जो है एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है, इसीलिए जेड कोऑर्डिनेट, इसीलिए इट्स जेड कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। जेड कोऑर्डिनेट यहाँ कितना आ रहा है, 8 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, यही आ रहा है, तो ये तो 0 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि लेमडा प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो 8 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा बिकम्स -3 अपॉन 8, लेमडा का वैल्यू आ गया, तो लेमडा का वैल्यू आ गया तो बस यहाँ चिपका दीजिए, ठीक है। इसीलिए m का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जी, इसीलिए m जो है वो क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा 4 इंटू लेमडा, लेमडा का वैल्यू रखिए 4 इंटू -3 अपॉन 8 और प्लस 1, उसी तरह नीचे -3 अपॉन 8 प्लस 1, कॉमा 7 इंटू लेमडा तो -3 अपॉन 8 और फिर -2 है अपॉन -3 अपॉन 8 और प्लस 1, ठीक है। और ये तो पूरा 0 है ना, ये तो पूरा यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख देते हैं, लेमडा का वैल्यू पुट करेगा तो 0 ही आएगा, तो काहे मेहनत करना है जब यहाँ 0 है, ये है तो यहाँ से सॉल्व करिए, -12 और प्लस 8, -12 प्लस 8 और बटा में जो 8 आएगा वो इससे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ -3 प्लस 8 लिख देते हैं, -3 प्लस 8, उसी तरह इसको सॉल्व करिए, तो ये -21 और -16, फिर से इसके नीचे वाला 8 और इसके नीचे वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -3 प्लस 8, फिर यहाँ तो 0 है ही, तो इसको सॉल्व करना, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर बनेगा कितना, ऊपर बनेगा -4 और बटा में 5, और उसी तरह यहाँ कितना बनेगा, बहुत बड़ा वैल्यू बन रहा है ना यहाँ, 6 1, सब कुछ सही है ना, यहाँ देखते हैं, 6 1 7, 1 और 1 2, तो -27 अपॉन 5, तो 2 1 3, ठीक है, -37 अपॉन 5, -37 अपॉन 5, तो ये 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। m का कोऑर्डिनेट ही तो पूछा था, m का कोऑर्डिनेट -4 अपॉन 5, -37 अपॉन 5, 0, इसका x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये और 0, ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, जैसे आपको अगली बार में क्या देगा, पॉइंट यही दे सकता है, चाहे पॉइंट चेंज कर सकता है, यहाँ एक्स वाई प्लेन की जगह वाई जेड प्लेन कर देगा, जेड एक्स प्लेन कर देगा, या फिर प्लेन यही रहेगा, पॉइंट अलग कर देगा, तो उस केस में आपको बनाते आना चाहिए कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सब में कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला मैं बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। जैसे सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूँ, अगर आपको दो को पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, दो को पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, पैरेलल लाइन कैसे पहचानते हैं पता है ना, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका डायरेक्शन अगर बी वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन बी वेक्टर ही होना चाहिए, या फिर अनुपातिक होना चाहिए। जैसे कि पीछे मैंने बताया ना, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन वेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं या अनुपातिक होते हैं। तो ये हो गया। और एक होता है अस्क्यू लाइंस, एक क्या होता है, अस्क्यू लाइंस, और एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी, अलग अलग नाम है बेसिकली, ठीक है ना, न्यूनतम दूरी कहिए चाहे लघुत्तम दूरी कहिए, तो वो जो होता है ना वो जीरो होता है। किसके केस में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर दो रेखाएं पैरेलल हो, दो रेखाएं पैरेलल हो, समानांतर हो, उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो ये होता है, यहां से यहां तक, ये लघुत्तम दूरी ये होता है, ये वाला दूरी। तो ये आपको निकालना होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना होगा, वो मैं बता रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अस्क्यू लाइंस, दो अस्क्यू लाइंस रहेगा और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस। लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि ये अस्क्यू लाइन है, ठीक है। तो अस्क्यू लाइंस क्या होते हैं, ऐसे दो लाइन जो अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे दो लाइन जो अलग अलग प्लेन, इसको हिंदी में विषम तलीय बोलते हैं। अस्क्यू लाइन का हिंदी होता है ना, एकदम काफी विजिबल होता है, उसका डेफिनेशन दिख रहा होता है, विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय मतलब अलग अलग तल में, ठीक है। जैसे अगर मैं बताना चाहूं, देखिए ना इस तरह से है, ये देखिए ये दो रेखाएं हैं, तो अगर हम देखिए इस तरह से है, देख पा रहे हो, तो इसके लिए अगर बात करें तो ये वाला तल है, ये वाला तल है, और इसके लिए बात करें तो ये वाला तल है, मतलब दो अलग अलग तल में, दो अलग अलग तल में अगर रेखाएं लाई कर रहे हो तो उन दोनों को अस्क्यू लाइंस बोलते हैं। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, देखिए फॉर्मूला बस आपको यहां जानना है। दो अस्क्यू लाइंस के, दो पैरेलल लाइन अगर दिया हुआ है, इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो ये होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि P है, तो P का वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो P का वैल्यू, अब ये देखिए लाइन दिया हुआ है, तो लाइन दिया है तो जरूर एक पॉइंट दिया ही होगा, तो ये A1 वेक्टर मान लेते हैं, ये A2 वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि ये दो लाइन है तो दोनों पर एक एक पॉइंट पता होगा, उसका डायरेक्शन पता होगा, क्योंकि समानांतर तो डायरेक्शन तो सेम ही होगा, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या होगा, तो P का वैल्यू होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और फिर क्रॉस कर देंगे B1 वेक्टर से, B वेक्टर से, यहाँ B1 कहाँ है, B है ना, तो B वेक्टर से, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और मॉड ले लीजिए क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉड ले लीजिए क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब जब दो अस्क्यू लाइंस रहेंगे तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला, मान लीजिए कि वो दो अस्क्यू लाइन जो है ना वो कुछ ऐसे हैं, फिगर बना दूं क्या, चलिए ना फिगर बना ही देते हैं। देखिए अब ये इसमें अलग अलग ढेर सारे प्लेन हैं, तो मान लीजिए कि एक लाइन जो है वो ऐसे गुजर रही है इस प्लेन पर, और एक लाइन जो है वो इस प्लेन पर ऐसे गुजर रही है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो इस प्लेन पर उधर से जा रहा है और ये इधर से, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, देख पा रहे हो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा उसको हम d मान लेते हैं, तो d का वैल्यू क्या लिखते हैं, अब ये दो लाइन दिए हुए हैं तो दोनों के डायरेक्शन पता होंगे, ये मान लीजिए कि ये लाइन है तो इसका B1 वेक्टर पता होगा, ये लाइन है तो इसका B2 वेक्टर पता होगा, ये लाइन है तो इसका A1 वेक्टर भी पता होगा, लाइन दिया हुआ है तो पॉइंट जरूर दिया है, और ये लाइन है तो इस पर भी A2 वेक्टर पता होगा, मतलब दूसरा पॉइंट पता होगा,
तो आपको यहाँ से क्या करना है, a2 माइनस a1 निकालना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है, और फिर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है, और फिर दोनों को डॉट कर देना है। a2 माइनस a1 निकालना है, फिर b1 क्रॉस b2 निकालना है, और फिर दोनों को डॉट कर देना है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। b1 क्रॉस b2 जो भी वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ मोड ले सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू 0 आया, इस फॉर्मूला से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, उसका वैल्यू अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्टिंग होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, समझ में आया ना, मतलब एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, फिर समझ में आया, एक ही प्लेन पर लाई कर जाएंगे, समझ आया। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे बता रहे हैं ना कि इसे जेईई मेंस में, जेईई एडवांस तक इससे सवाल पूछा जाता है, और जेईई एडवांस 2015 में भी आई थिंक इसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेईई मेंस में तो खैर बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक लाइन दिया हुआ है, सॉरी 2 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन क्या क्या दिया हुआ है मैं लिखता हूं। आर वेक्टर, ये L1 मान लेते हैं, ये L1 जो है ना, वो क्या दिया है, L1 दिया है आर वेक्टर 4i माइनस जे, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये दिया है। और L2 जो है, लाइन L2 वो क्या है, आर वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस 2k, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ऐसा, और प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया था कि लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में, तो r बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, ये होता है ना लेमडा b वेक्टर, तो लेमडा जहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे, ये 2 लाइन है, तो इसके लिए जो पॉइंट है यही ना a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो इसके लिए हम a वेक्टर को a1 ले लेते हैं। a1 वेक्टर क्या है जी, 4i कैप माइनस j कैप, और b1 वेक्टर क्या है, b1 क्या होता है, लेमडा के बाद वाला, मतलब ये वाला, ये है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और उसी तरह ये L2 है, मतलब यहाँ से A2 वेक्टर ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको A2 वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ A1 ले लिए हैं। A2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, I कैप माइनस J कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। एंड B2 वेक्टर क्या हो जाएगा जी, तो B2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये। तो देखिए अब आपको फॉर्मूला के हिसाब से आपको पता चला कि A2 माइनस A1 हमको जरूरी है और B1 क्रॉस B2 भी जरूरी है, इसीलिए आप क्या करो, A2 माइनस A1 निकाल दो, इसीलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इतना माइनस इतना करना है, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 ना, माइनस 3 आई कैप, और फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस 1 मतलब ये प्लस 1, तो खत्म हो जाएगा ना, जे वाला क्वेश्चन, जे वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, और के वाला, के अगर में है ये नहीं है तो 2 माइनस 0, समझ में आया ना, तो ये खाली 2 बच जाएगा प्लस 2k कैप, ये A2 माइनस A1 आ गया। और क्या जरूरी है, B1 क्रॉस B2 जरूरी है, तो यहाँ लिख देंगे एंड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो इसके लिए तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ता है ना, तो यहाँ डिटर्मिनेंट सोल्व करिए, आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप क्या है जी, आई कैप है ये B1 वेक्टर है ना, तो आई कैप जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, फिर B2 क्या है 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5, बस इसको सॉल्व करो। तो आई कैप के साथ में कौन कौन आएगा, माइनस 10 और प्लस 12, फिर माइनस जे कैप के साथ में क्या आएगा, माइनस जे कैप के साथ में आएगा ये माइनस 5 प्लस 6, माइनस 5 प्लस 6 ना,
और प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा, तो के कैप के साथ में आएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये तो खत्म हो गया। ये a क्रॉस b1 क्रॉस b2 क्या आया, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 बिकम्स ये 2 ना, तो 2i कैप, 2i कैप, और यहाँ से ये +1 तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप वाला क्वेश्चन तो के कैप वाला टर्म तो खत्म हो गया। ठीक है, तो a2 माइनस a1 मतलब ये वाला वेक्टर पता हो गया, ये वाला वेक्टर पता हो गया, इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत है, मैग्नीट्यूड फार्मूला में ही निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, या फिर आप यहीं से भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस b2, v1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बस स्क्वायर रूट के अंदर आई वाला क्वेश्चन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 0 का स्क्वायर, के वाला क्वेश्चन तो 0 है ना, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, मतलब इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 भर देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला पर बैठाइए, इसीलिए d कितना आ जाएगा, इसीलिए d बराबर आ जाएगा, ये वेक्टर लिखे, तो ये वेक्टर कहाँ है, ये ना -3i प्लस 2k, -3i प्लस 2k और डॉट करेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, तो यहाँ से 2i माइनस जे, 2i माइनस जे और बटा में √5 मॉड ले लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, आई वाला के आई साथ है, यहाँ -3 गुना 2 तो -6, और ये के वाला के साथ है, तो के उधर तो 0 है ना, तो 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, और फिर जे वाला भी 0 है, इधर जे नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब -6, और -6 का मोड तो 6 हो जाएगा ना, मोड है ना ओवरऑल, तो 6 बटा √5, 6 बटा √5 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, तो 6/√5 यूनिट आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आएगा 6/√5। ठीक, बन जाएगा ना, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ना आपको पूछे जाते हैं, तो ये वाला जरूर, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता लगा लेना है, जैसे ये दो वेक्टर दिया हुआ, सॉरी 2 लाइन दिया हुआ था, लाइन में आपको b1 और b2 को देख के क्या पता चला कि दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला मुझे कैसे पता चला कि ये लगाऊं, इसके पहले जो पैरेलल वाला फॉर्मूला था वो भी तो लगा सकते थे, तो वो तब न लगाएंगे जब b1 और b2 सेम हो या अनुपातिक हो, तो कहाँ अनुपातिक है, सेम तो ऐसे भी नहीं है, दिख रहा है, अनुपातिक भी नहीं है, क्योंकि 1/2 ये 1/2 आ रहा है, लेकिन 2/4 ये भी 1/2, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन -3/-5 करेंगे तो ये तो 3/5 आ जाएगा ना, अनुपातिक है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये 1/2 मिलेगा, फिर यहाँ से 2/4 ये भी 1/2 मिलेगा, और फिर यहाँ -3/-5 करेंगे तो ये तो 3/5 मिल जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, अनुपातिक कब होगा जब तीनों बराबर होगा, तब ना बोलेंगे कि ये और ये पैरेलल है, जब पैरेलल होगा तो वो पीछे जो फॉर्मूला बताए ना पैरेलल वाला वो लगाना है। ठीक ना, और चूंकि हम यहाँ देखें कि ये b1 और b2 सेम नहीं है या फिर अनुपातिक नहीं है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, जब डायरेक्शन पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो मतलब दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे, और दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे तो क्या होंगे, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या तो अस्क्यू लाइन होंगे, तो अस्क्यू लाइन होंगे तभी ये फॉर्मूला लगाना है, इंटरसेक्टिंग होंगे तभी ये फॉर्मूला लगाना है, अगर इंटरसेक्टिंग होंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर इसका आंसर 0 आया, डी का वैल्यू 0 आया, तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, अगर आंसर 0 नहीं आया मतलब अस्क्यू लाइंस है, समझ में आया, तो चेक भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को यूज करके अगर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि दिए गए दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है, वैसे पैरेलल तो नहीं पूछेगा क्योंकि पैरेलल तो आप यहीं देख के बता दोगे ना पैरेलल है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग है या फिर अस्क्यू लाइंस है, ऐसे पूछ सकता है, तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत करने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आ रहा है तो फिर अस्क्यू लाइन है, मतलब विषमतलीय रेखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना, और बाकी इतना ही क्वेश्चन था आज, और कुछ एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया हुआ है, तो वो आपको डाउनलोड करना है, देखना है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो PYQ सीरीज के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए,
हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।